सीरीज के 8वें भाग में देखिए पहला सवाल प्रायिकता का आ रहा है 2 नंबर में। यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध करें ई डैश व एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रमेय है जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। चूंकि ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम लोग जानते हैं इसकी कंडीशन क्या होती है। जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो जो इनका इंटरसेक्शन होता है ई इंटरसेक्शन एफ जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये कंडीशन होती है जब कोई भी दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। तो चूंकि ये गिवन था, चूंकि ये तो इक्वेशन गिवन थी, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हम लोगों को कि ई डैश व एफ डैश भी क्या है, स्वतंत्र होंगी। अर्थात इसका क्या मतलब है कि अगर ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश भी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। ये हम लोगों को सिद्ध करके दिखा देना है कि अगर ई डैश और एफ डैश का इंटरसेक्शन इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर सिद्ध कर दें, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड बराबर आ जाए, तो हम लोग कह देंगे कि ये भी क्या है, स्वतंत्र है। अब यहाँ से मेन सवाल स्टार्ट हो रहा है। हम लोग जो सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ये देखिए आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। अब यहाँ पे हम लोग कौन सी एक लगाने जा रहे हैं प्रमेय, डिमॉर्गन प्रमेय बताया था। डिमॉर्गन प्रमेय लगाने जा रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि जो ये डैश लगे हुए इसको हम लोग यूनियन कर देंगे और पूरे पे डैश लग जाएगा। पूरे पे डैश आप जानते हैं 1 माइनस हो जाता है, क्योंकि हम लोग को एक रूल पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। यहाँ से 1 माइनस, अब देखिए ई यूनियन एफ का फार्मूला खुलने जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस। अब जो ये इंटरसेक्शन यहाँ पे दिख रहा है तो आप इसको समीकरण 1 में देखिए। चूंकि ये गिवन था इसलिए इंटरसेक्शन इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर। अब हम ये पूरा ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस सेक्शन को देखिए 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है घट रही है, तो इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ई डैश है, माइनस। अब यहां से हम लोग कॉमन क्या निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉमन निकाल लें, तो यहां बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश माइनस ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये फिर से हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। अब हम लोग पूरे में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कॉमन निकाल लें, तो अंदर बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश देखिए था ही, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। और ये दिख रहा है राइट हैंड साइड हम लोग की आ गई कि ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश लेफ्ट हैंड साइड थी। बिल्कुल नियम से इसको ओपन करते गए, इक्वेशन 1 जो गिवन था उसका भी इसमें यूज हो गया, और फाइनली निकल के आ गया जो ई डैश एफ डैश का इंटरसेक्शन था वो फाइनली ई डैश और एफ डैश के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो गया। इसलिए हम लोग बता देंगे कि ई डैश व एफ डैश भी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखते हैं हम लोग, ये सवाल आपका 2 नंबर का था। हम लोग देखते हैं सवाल दूसरा। सवाल नंबर 2 आपके सामने है। ये 5 अंक का था। इसमें एक वक्र दिया है, बिंदु दिया है, केवल पूछा है अभिलंब का समीकरण। बहुत ही आसान है, केवल आपको इसका अच्छे से अवकलन कर लेना है।
और अभिलंब का बता रखा था समीकरण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। हम लोग यहाँ पर करें इसका अवकलन तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1, चूँकि y था इसलिए dy/dx और 2 का हो गया 0। 2/3 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे और पहुँच जाएगा 0 के अंदर। तो ये बनेगा x की पावर 2/3 माइनस 1, इसको सही करिए तो ऊपर आएगा -1/3 प्लस ये y, इसे भी सही करिए, आएगा -1/3 और ये आ गया dy/dx बराबर 0। तो ये y -1/3 dy/dx इज इक्वल टू माइनस, इस x वाले को इधर ले आए, -1/3 dy/dx हो जाएगा माइनस x की पावर -1/3 y की पावर -1/3। इसको हम लोग सही कर लें माइनस, देखिए दोनों पे पावर सेम है तो x/y और मिला के पावर हो गई -1/3। आप जानते हैं जब किसी के ऊपर पावर माइनस में होती है और आपको इसको प्लस करना है 1/3 तो ये जो फ्रैक्शन है ये जस्ट उल्टी हो जाएगी तो y/x हो जाएगी। अब आपको पॉइंट कौन सा दे रखा है, पॉइंट दिया है यहाँ पर 1,1, तो यहाँ पर हम लोग 1,1 को क्लियर करें, जहाँ x है वहाँ 1, जहाँ y है वहाँ 1, तो 1/1 की पावर 1/3 माइनस 1 के ऊपर कोई भी पावर होती है तो वो 1 ही होती है। ये -1 ये क्या चीज़ आई है, ये प्रवणता आई है dy/dx किसकी, ये प्रवणता आई है स्पर्शी की प्रवणता। और पिछले वीडियो में हमने बताया था अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता। तो जो स्पर्शी की प्रवणता आई है इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और जो प्रवणता आई है इसको उल्टा कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे निकल के आती 2/3 तो हम लिख देते 3/2, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे 1 ही है, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगी। तो ये आ जाएगी अभिलंब की प्रवणता। अब मेरा अभिलंब का समीकरण आ जाएगा 1,1 पर अभिलंब का समीकरण। देखिए चाहे अभिलंब का समीकरण हो चाहे स्पर्शी का समीकरण हो, बहुत सिंपल सा एक फार्मूला होता है, क्या, y माइनस y1 यहाँ होता है, x माइनस x1 यहाँ होता है, और यहाँ पे क्या होती है प्रवणता। अगर आपसे कह रहा है स्पर्शी का समीकरण निकालिए तो हम लोग इस जगह स्पर्शी की प्रवणता को रख देते, बाकी सेम रहता। अभिलंब का पूछा है तो इस जगह प्रवणता अभिलंब की रखनी होगी, तो यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता कितनी दिख रही है, +1, तो ये हो जाएगी +1। तो y माइनस y1 कितना है, देखिए बिंदु में 1, प्रवणता है 1, x माइनस x1 भी कितना है 1, सही कर लें y माइनस 1 और ये x माइनस 1, -1 कट जाएगा, y इज इक्वल टू x, यानी y माइनस x इज इक्वल टू 0, और यही मेरा क्या हो गया अभिलंब का समीकरण। देखिए बहुत ही आसान सा सिंपल सा फार्मूले पर बेस ये क्वेश्चन था जो कि बोर्ड में 5 नंबर में आया था। आराम से इस सवाल में आप नंबर बटोर सकते हैं। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन तीसरा। सवाल नंबर 3 एक बहुत ही बेहतरीन आपके सामने दिख रहा है, वेक्टर का है। क्रमशः 3, 4, 5 परिमाण के 3 सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हैं। तो करते जाएं। ये वेक्टर ए बी सी के क्या दिए हैं, परिमाण दिए हैं। इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए दिया है 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया है 4 और मॉड ऑफ वेक्टर सी दिया है 5। एक तो ये आपको दिया था यहां से लेके यहां तक इस लाइन में। अब एक और कंडीशन खास है, उसको भी देखिए। इस प्रकार कि इनमें से प्रत्येक शेष 2 सदिशों के योगफल के लंबवत है। देखिए 3 सदिश आपके सामने हैं, ए, ठीक, बी और सी। क्या कहा है, प्रत्येक सदिश, मान लीजिए हमने ए ले लिया, ये एक सदिश लिया हमने ए, ठीक, शेष 2, तो शेष 2 कौन से हैं यहां, बी और सी, ये तो हुए। तो प्रत्येक शेष 2 सदिशों के योग,
तो ये जो सदिश दिख रहा है ए, ये अन्य दो के योग, देखिए योग हुआ, के लंबवत है। तो जो ये वेक्टर है ये इनके योग के लंबवत है। तो जब दो चीजें लंब होती हैं तो बताया गया था इनका अदिश गुणा क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही अगर हम वेक्टर बी को ले लें तो जो बी है ये अन्य दो ए और सी के योग a प्लस सी इनके लंबवत है, तो इनका डॉट भी 0। ठीक, ऐसे ही अगर हम वेक्टर सी ले लें, वेक्टर सी और अन्य दो कौन से हो जाएंगे, ए और बी, तो ए और बी का जोड़ a प्लस बी इसके लंबवत, तो इनका डॉट भी कितना, 0। समीकरण 3। तो ये एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन थी जिसका ये यूज सामने आपको दिख रहा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन तीनों समीकरण को जोड़ने जा रहे हैं। तो जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a डॉट बी प्लस सी प्लस बी डॉट a प्लस सी डॉट a प्लस बी। अभी आप देखिएगा इसका यूज आगे कहाँ होने जा रहा है सवाल में। तो इसको ओपन कर दें, a डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट a प्लस b डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी लिखा हो चाहे बी डॉट ए लिखा हो एक ही चीज है, ए डॉट सी लिखा हो चाहे सी डॉट ए लिखा हो एक ही चीज है, बी डॉट सी लिखा हो चाहे सी डॉट बी लिखा हो एक ही चीज है, क्योंकि अदिश गुणा भी क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ ए डॉट बी 2 बार है, ए डॉट सी भी 2 बार है, बी डॉट सी भी 2 बार है। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया और अंदर बचा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये जो समीकरण आपकी एक बन के आई है स्पेशल समीकरण नंबर 4। अब जो एक ये दिया था और जो ये दिया था इनसे हम लोगों ने ये निकाल लिया। इसके प्रयोग से जो आपसे पूछा है वो निकलने जा रहा है। आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करें। अब यहाँ पर अलजबरा का एक फार्मूला लगने जा रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी डॉट सी और c डॉट a। अब हम लोग को पता है वेक्टर में किसी पे स्क्वायर लगा होता है तो वेक्टर में उस पे मॉड भी लग जाता है। तो अगर ये स्क्वायर लगा है तो हम आराम से इस पे मॉड लगा सकते हैं। ये देखिए 3 पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ हम इसका मॉड लगा सकते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा है मॉड लगा सकते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा है मॉड लगा सकते हैं। 2a डॉट बी और ये b डॉट सी और ये c डॉट a। अब आप देखिए ऊपर क्या दिया था, मॉड ऑफ a दिया था 3 तो इसका वर्ग हो जाएगा 9, मॉड ऑफ b दिया था 4 तो इसका वर्ग 16, मॉड ऑफ c 5 तो इसका वर्ग 25। और ये जो दिख रहा है पूरा आपको 2a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, ये इस कंडीशन के द्वारा कितना आ चुका है, पूरा 0 आ चुका है। तो 16 9 25, 25 25 कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये निकल के आ गया मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है 50। इसलिए मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी 50 का हम लोग वर्गमूल ले लेंगे तो 5 रूट 2, तो 5 रूट 2। और अगर आप देखिए ये क्या चीज है, ये a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करें। परिमाण का मतलब मॉड। तो आप देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का मॉड ऑलरेडी आ चुका है 5 रूट 2। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि यहाँ स्क्वायर था 50 था, यहाँ हमने वर्गमूल लिया है तो शायद आपको लग रहा होगा यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए था, लेकिन चूंकि मॉड है, मॉड कभी भी किसी वैल्यू को निगेटिव नहीं देता है, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे उसको छोड़ दिया गया है और इसका जो परिमाण है वो 5 रूट 2 है। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था 5 नंबर में। देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 देखिए 2 नंबर में है, वेक्टर का है, सदिश वेक्टर ए दिया है, इसका सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। देखिए थोड़ा सा नया सी चीज है, इसको समझाते हैं हम क्या है। ए का बी पर प्रक्षेप, इसका डायग्राम समझते हैं। देखिए ये है वेक्टर बी और आपको पता है जब 2 वेक्टर बनते हैं तो वो किसी ना किसी कोण पे बनते हैं। तो ये है वेक्टर ए,
इनके बीच ये कोण कितना हो गया, थीटा। ऐसे हम लोग जानते हैं। अब जब प्रक्षेप पूछता है तो ए का बी पर प्रक्षेप, तो इसका मतलब ये देखिए कि अगर ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक ये था, ये ओ कर लिया और इसको हमने ए कह दिया, ये मान लीजिए। तो अगर हम यहाँ से इस पर एक लंब डाल दें तो देखिए बी पर यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ गई है। आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है, ये इतना सेक्शन जो है वो बी ने घेरा है, लेकिन इतना सेक्शन बी ने किसके लिए घेरा है, ए के लिए घेरा है, तो इसको एन कह दिया। और यही हम लोग कहेंगे कि जो ये दिख रही है आपको लंबाई, ये ए का बी पर प्रक्षेप गिरा है। इसका मतलब है जो प्रक्षेप है ये ओ एन जो दिख रहा है वेक्टर, इसका मॉड, ये हम लोगों को निकालना है। और सीधे इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला लिखने की देखिए मैं आपको भी ट्रिक सिखाते हैं। तो फार्मूला लिख रहे हैं, वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप। तो अगर इसका फार्मूला आपको याद है तो आप सीधे जो है इसका आंसर बहुत आराम से निकाल देंगे। क्या होता है, देखिए दो वेक्टर हैं, एक है ए और दूसरा है बी। तो देखते हैं क्या लिखा है, ए का, तो ए का बी की दिशा। जब किसी वेक्टर की दिशा बनाई जाती है इसका मतलब उसे पूछते हैं यूनिट वेक्टर। तो जैसे ही हमने उसके ऊपर कैप लगा दी, ये बन गया यूनिट वेक्टर, यानी बी की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और का आप जानते हैं बॉड मास में, ऐसे आप यहाँ से ले सकते हैं हिंट। तो जो मैथ में का लगा होता है कि भुजा का दुगुना, तो यानी कि गुणा होता है, तो आप यहाँ पे गुणा समझ सकते हैं। अब गुणा दो प्रकार का होता है, डॉट भी होता है, क्रॉस भी होता है, अदिश और सदिश होता है। तो यहाँ पे डॉट लगाना है कि क्रॉस लगाना है, तो आप देखिए जो प्रक्षेप होता है ये ओ एन का मॉड है, यानी मॉड यानी अदिश राशि आ रही है, तो यहाँ पे डॉट लगेगा। ये फार्मूला याद रखना है, हमने प्रयास किया है कि इस ट्रिक से आपको समझाएं, तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। अब मुझे इसकी निकालनी है वैल्यू। तो ये लिखा है वेक्टर ए डॉट, अब जब कोई कैप को ओपन करते हैं दिशा निकालने के लिए क्या होता है, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो दिख रहा है ऊपर इन दोनों का डॉट है, तो ये हो जाएगा ए 2i प्लस 3j प्लस 2k, क्लियर। और ये डॉट और b हो जाएगा i प्लस 2j और प्लस k, और नीचे किसका मॉड है, b वाले का मॉड है। तो b का मॉड निकालने के लिए अंडर रूट, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और फिर 1 का वर्ग 1। तो ऊपर डॉट करें, i का i में, j का j में और k का k में। देखिए 2 इक्कम, तो 2 इक्कम 2, 3 दुनी प्लस का हो गया 6, और यहाँ 2 इक्कम फिर से हो गया 2, और नीचे 4 5 और 6, ये हो गया रूट 6। तो 6 2 8 और 2 कितना हो गया 10, तो ये आ गया 10 बटे रूट 6। इसको सही कर लें, रूट 6 से ऊपर नीचे क्या कर लें, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 रूट 6 और नीचे रूट 6 लगे हो गया 6, इसको काट दिया, 2 3 6, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 5 बटे 3 रूट 6। चूंकि ये यही प्रक्षेप आ गया, चूंकि एक टाइप से दूरी थी इसलिए यहाँ पे लिख दिया इसको इकाई। तो इस वेक्टर का बी पर प्रक्षेप जो है 5 बटे 3 रूट 6 इकाई है। देखते हैं इसका अगला पांचवा और अंतिम क्वेश्चन। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, 5 अंक का है, जो कि प्रायिकता का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा सवाल पिछले वीडियो में भी लगवाया है। देखिए इसमें लिखा है 6 सिक्के उछाले जाते हैं, केवल 2 के चित्त यानी हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये भी द्विपद प्रसार पर आधारित है। देखिए यहाँ पे घटना ढूंढते हैं, बात आई है सिक्के की और सिक्के पे हेड आने की बात है। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे सिक्के पर किसकी प्रायिकता निकालेंगे, हेड आने की प्रायिकता, इसको P मान लेंगे। और आपको पता है सिक्के में 2 ही फेस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और आ क्या गया हेड, तो प्रायिकता 1/2। फिर हम लोग इसका विलोम निकालेंगे, सिक्के पर हेड ना आने की प्रायिकता Q, और इसे 1 में से घटा देंगे तो ये बचेगा 1/2। अब यहाँ पे सिक्के उछाले कितने गए हैं, तो दिख रहा है कुल सिक्के यहाँ पर हैं आपके पास 6, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 6। और हेड आना किस पर है, 2 पर,
तो यहाँ पर अब मेन आंसर आने वाला है केवल 2 पर क्या आना है, हेड आने की प्रायिकता। तो हम लोग द्विपद प्रसार से करने जा रहे हैं यहाँ पर CPQ और लिख भी दिया द्विपद प्रसार। मेन चीज यही पे आपको समझनी है कैसे हम यहाँ पर इसको पावर लगा रहे हैं। देखिए n का मान 6 है तो यहाँ पे तो हो गया 6। अब P और Q में से पहले घात किस पे लगनी है, देखिए हेड आने की बात करी गई है और हेड आने की जो बात है वो घटना P में है, तो P के ऊपर आएंगे और कितने हेड आ रहे हैं 2, तो P के ऊपर आ गया 2। अब Q पे कितनी बचेगी 4, क्योंकि इन दोनों का जोड़ यहाँ होना चाहिए और इसके नीचे हो जाएगा ये 4। तो क्योंकि फार्मूला द्विपद का होता है NCR x की पावर n-r और a की पावर r, उसको यहाँ पे यूज किया है। अब 6C4 इसका मान हम लोग निकालेंगे और P और Q की वहां पर रख देंगे वैल्यू। तो 6C4 का मान निकालेंगे, ये आ जाएगा आपके सामने 15 और P का मान है 1/2 पावर में 2 है, Q का मान है 1/2 पावर में 4 है, तो ये 15 है। 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 कर लेंगे, 1/2 की पावर 4 है तो 1/2 को 4 बार करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा बटे में 64। बस फाइनल यही आंसर आ गया। आप देखिए ये 5 नंबर में सवाल आया था बोर्ड में और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखिए पूरा आंसर आ चुका है। जो सवाल पिछला लगाया था उसमें यहाँ पर जब लिखा होता है कम से कम या अधिक से अधिक तो थोड़ा सवाल लंबा हो जाता है, यहाँ पे केवल लिखा था तो यहाँ पे केवल एक बार ही CPQ करा गया है। ठीक है, थैंक यू।